पिक्सल वाला था वो चेक किधर है। स्प्रिंग 2021 का सवाल है। On January 1, 2020, डेटॉल लिमिटेड acquired a machine on lease from लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड। अब यहाँ पे डेटॉल लिमिटेड भी है और लाइफ बॉय लीजिंग भी है। तो मुझे बताओ कौन क्या है। हाँ, ये क्यों तो दाएं बाएं हो जाता है। ठीक है। अच्छा, डेटॉल लिमिटेड कौन है और लाइफ बॉय लीजिंग कौन है। ये लेसी है और ये लेसर है। और ये चूंकि लीजिंग कंपनी है तो ये सिंपल लेसर है। ठीक है जी। फॉर 3 years द फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंटिंग ऑफ 35 मिलियन वाज पेड ऑन January 2020। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी दिन पहली किस्त दे दी है। एडवांस किस्तें होगी। एंड ऑल सब्सिक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेबल ऑन January सब्सिक्वेंट टू इंक्रीज ऑफ 10% ईच ईयर। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेम नहीं है। एनुटी का कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होना है यहाँ पे। पहली इंस्टॉलमेंट है कितनी वाला 35। दूसरी इंस्टॉलमेंट बताओ कितनी है। एट 5 42.35। ठीक है। अच्छा, 3 साल की लीज है तो 3 किस्तें ये हो जाएंगी। ठीक है। डीएल इनकर्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। आईडीसी भी आ गया। डीएल कौन है। लेसी, तो लेसी ने खर्चा किया। एज एन इंसेंटिव डीएल फॉर एंटरिंग इनटू द लीज एल रीइंबर्स 2 मिलियन। उसने 2 मिलियन वापस कर दिया तो 2 मिलियन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां तक की बात समझी। अच्छा जी। अभी यहाँ पे बच्चों कंसेप्ट याद रखना है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, ऐसे ये भी है कि नहीं। ना, कोई नहीं किया। अगले महीने पेपर है तो कौन दे हालात चेक कर लो। अच्छा जी। क्वेश्चन इन प्रैक्टिस, ये बच्चों याद रखना आपने। लीज अकाउंटिंग, लस्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से समरी कि लस्सी अपनी किताबों में क्या क्या करेगा, ये उसकी सारी समरी लिखी हुई है। एट द कमेंसमेंट डेट ए lessee शुड रिकॉग्नाइज ए राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लाइबिलिटी। ये तो पहले हमने पढ़ा था शुरू शुरू में। इट इज अ डेट ऑन विच ए लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय ए लेसी। जिस दिन लेस एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा, मतलब कमेंसमेंट डेट। ठीक है जी। और बात समझ लगी है? एक है इंसेप्शन डेट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एक है कमेंसमेंट डेट, जिस दिन एसेट अवेलेबल हुआ। तो लेसी ने
जिस दिन एसेट अवेलेबल हुआ उस दिन राइट ऑफ यूज बुक करना है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन नहीं बुक करना। At the commencement date, a lease should measure the right of use asset at cost. The cost of right of use asset should comprise the present value of lease payment. अच्छा जी, वो कहता है कि लेसी के लिए कॉस्ट क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस लेस एनी इंसेंटिव रिसीव्ड माइनस, अगर तो कोई इंसेंटिव मिल रहा है तो क्या करो, माइनस कर दो, एड एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी, अगर तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है वो ऐड कर दो, an estimate of the cost to be incurred by the lessee in dismantling and removing the asset, restoring the site on which it is located, or restoring the unlike asset to the condition required by the terms and condition of the lease. IS 37 में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि फ्यूचर में डिसमेंटलिंग कॉस्ट, याद आ रहा कुछ कुछ, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग, इन सब को प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो उसकी कॉस्ट होगी, और उसकी बेस पे राइट ऑफ यूज डेबिट किया जाएगा और लीज लायबिलिटी क्रेडिट की जाएगी, और ये दोनों मैच नहीं होंगे, ये दोनों मैच नहीं होंगे। फर्ज करो ये 3 मिलियन है और फर्ज करो ये 2 मिलियन है, तो ये आपस में मैच नहीं हो रहे, एंट्री टैली नहीं होनी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्योंकि आपने अभी पे की होगी तो वो क्रेडिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, और जो फ्यूचर में आपने डिसमेंटलिंग लायबिलिटी, वो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, वो क्रेडिट हो जाएगी। अब ये एंट्री अल्टीमेटली होगी। शुरू शुरू में लीज पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था ना, उसमें इतना कुछ नहीं था, उसमें बस यही था कि लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू बस। अब इसमें इतने पंगे आ गए हैं, तो प्रैक्टिकल जो पेपर में आपको सवाल है ना, उसमें सारे पंगे मौजूद होंगे। जैसे कि ये सवाल हम देख रहे हैं स्प्रिंग 2021 का, डेटॉल लिमिटेड, इसमें देख लो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी आ गई है और इसमें लीज इंसेंटिव भी आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट हो रही है। 35 मिलियन तो आज ही है, इसका कुछ नहीं करना। 38.5 मिलियन जो है इसको 1 साल पीछे लेके आएंगे। ये 42.35 मिलियन है, इसको 2 साल पीछे लेके आएंगे। यहां तक की बात समझ लगी। LLL has incorporated an implicit rate of 11% per annum which is not known to DL। हाँ जी, ये भी पंगा आ गया सवाल में कि LLL कौन है, लेसर। ये रेट लेसर ने निकाला है, लेकिन उसने लेसी को बताया नहीं, याद आ गया। इससे पहले जितने भी सवाल थे सब में इम्प्लिसिट रेट लगाया करते थे, क्योंकि सब सवालों में हमने ये अज्यूम होता था कि पता है। अब ये भी पंगा आ गया कि आई क्या कहेगा कि भाईजान वो रेट तो उसको पता ही नहीं है, अब क्या करोगे। ठीक हो गया, फिर आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कल कि अगर लेसी को रेट पता ना हो तो फिर क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट उसका लगाएंगे, कि अगर लेसी आज कर्जा लेता बैंक से तो बैंक उसको क्या रेट लगाता, वो रेट इस पे लगेगा। अच्छा जी, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड 3 मिलियन, आउट ऑफ विच डीएल हैज गारंटेड 20 मिलियन। डीएल ने कितनी गारंटी दी है, लेकिन अल्टीमेटली कितने का सेल हो जाएगा, 30 मिलियन का। तो ऊपर वाला 10 क्या है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये बात ही समझ आ गई। DL is also obliged to incur decommissioning cost of 4 million at the end of lease term। हाँ जी, decommissioning cost भी आ गई, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी आ गई है। कितनी है जी, 4 मिलियन है, लेकिन वो फ्यूचर में है। ठीक है जी। डिस्काउंट रेट ऑफ 12% मे बी अज्यूम्ड वेन एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। तो डिस्काउंट रेट वो कहता है आप लगा सकते हैं जहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी। वो बात समझ गई थी। अच्छा, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम DL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। 9 नंबर का सवाल है। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्ट ए अबव, प्रिपेयर नोट्स फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लाइफ बॉय लीजिंग लिमिटेड। अब लेसी की किताबों में भी नोट बना, लेसी की किताबों में एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और लेसर की किताबों में नोट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ये 8 नंबर का है। तो टोटल बच्चों ये सवाल 17 नंबर का आया था। कितने नंबर का सवाल आया, 17 नंबर का सवाल आया। लेसी का भी काम करना है और लेसर का भी काम करना है। यहां तक की बात लगी। अब मसला ये है कि ये जो 11% रेट है, ये तो यूज लेसी तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन लेसर कर सकता है। जब पार्ट बी कर रहे होंगे तो बच्चों याद रखना,
पार्ट बी में आपने 11% यूज कर लेना है, क्योंकि ये रेट निकाला ही लीजिंग कंपनी था, लेसर ने था। लेकिन मसला ये है कि पार्ट ए में क्या करें। पार्ट ए में और कोई रेट नहीं गिवन है, तो हम फिर उसकी जगह क्या यूज कर लेंगे, 12% यूज कर लेंगे। यहां तक की बात में लगी बच्चों। तो बच्चों सबसे पहला काम तो ये है, 35 मिलियन तो जीरो पे है, 38.5 मिलियन को 1 साल पीछे लेके आए, 42.35 को 2 साल पीछे लेके आए, और टोटल करें, आंसर निकालेंगे आप। 103.14, ये प्रेजेंट वैल्यू आती है 12% के हिसाब से। कर लिया जी। 103.145 मिलियन और 2 मिलियन कर लिया। तो बच्चों जो कॉस्ट आ जाएगी फाइनल, अच्छा, इसमें डी कमीशनिंग कॉस्ट कितनी है जी, 4 मिलियन, इसकी भी प्रेजेंट में निकालनी है जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग कितनी है जी, 2.85, ये भी ऐड कर देनी है, तो फाइनल कॉस्ट आ जाएगी 108.9 या 98। और समझ लगी सबको। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले डिटॉल लिमिट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। फादर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट बनाने हैं बच्चों ने। ग्रॉस प्रॉफिट फर्क हमें पता नहीं क्या है। अच्छा जी, उसमें सबसे पहले क्या क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा बच्चों, लेसी के लिए। लेसी के लिए यहाँ पे क्या क्या माइनस होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बच्चों लेसी के लिए जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, ये पहली एंट्री तो समझ लीजिए जरा पहले। ये 103.14 आपको कैलकुलेशन समझ आ गई। उसकी एंट्री का पास करेंगे, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, याद है ना। ये वही एंट्री है जो शुरू शुरू में किया करते थे, कि प्रेजेंट लीज पेमेंट की हम, ये चूंकि हमें एंट्री सेम होती थी, मतलब अमाउंट सेम होती थी, तो राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। फिर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की एंट्री, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर हमें कैश वापस मिल गया, तो कैश डेबिट, राइट ऑफ यूज क्रेडिट। वो इकट्ठी एंट्री करने की बजाय अगर हम अलग अलग एंट्रियां कर लें, तो ये समझ आती बात कि नहीं समझ आती। अच्छा जी, फिर उसके बाद बच्चों डिसमें डी कमीशनिंग, राइट ऑफ यूज डेबिट और प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग क्रेडिट, ये वाली एंट्री में समझ आ गई। और ये सारी एंट्रियां ये कम जनवरी को हो रही हैं आप। अच्छा, अगर आपको सारी चीजों की समझ है, आप एक ही एंट्री करें, तो मसला नहीं। क्लियर है। अब बच्चों अगला पॉइंट, अब आपने चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आप कैसे चार्ज करेंगे, 103
या 5 जमा कर लें, 2 माइनस कर लें, 2.85 जमा कर लें, तो क्या आंसर आ जाएगा? 108.99। अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि बच्चों, लेसी ने अल्टीमेटली एसिड वापस कर देना है, अल्टीमेटली एसिड वापस कर देना है। तो अब जरा वो एसिड दिमाग में लेके आए जो एसिड आपने बाय किया हो, वो एसिड जो आपने बाय किया है, और 5 साल बाद अल्टीमेटली आप सेल कर देंगे, तो कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं ना, कुछ ना कुछ पैसे। तो वो पैसे आप एसिड की कॉस्ट में से माइनस करके फिर उसको डेप्रिशिएट करते हैं, ऐसे ही ना, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो बच्चों 108.99 से 20 माइनस करेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालेंगे, और उसको लाइफ पे डिवाइड करेंगे। ये वाला पॉइंट भी आज तक आपने नहीं पढ़ा, समझ लगी है? अच्छा, रेजुल वैल्यू कौन सी वाली लेंगे? जो लेसी ने गारंटी दी है। मार्केट में जितने का मर्जी सेल हो, वो हमारा लेना देना कोई नहीं है, वो तो लेसर का है। भाई हमने लीज के हिसाब से कितनी गारंटी दी है, इसका मतलब है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जब वो एसेट को वापस करेंगे, कम से कम 20 मिलियन का तो हो। तो लगी बात की। तो जो वैल्यू बचेगी 108.99, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, -20 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 29.66। समझ लगी बात है? तो कितनी आ गई? 29 पॉइंट। अच्छा, अगला पॉइंट, आपने डीकमीशनिंग लाइबिलिटी की प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई है, ऐसी है। तो साल जब गुजर जाएगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो चार्ज होगा, IS 37 के मुताबिक। याद आया कि नहीं आया? तो 2.85 इंटू 12%, 0.34, तो फाइनेंस कॉस्ट भी आ जाएगी। कितनी है जी? 0.34। और जी, और इसमें क्या आना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज पेमेंट। वो कैसे निकालेंगे कि लीज लाइबिलिटी कितनी बुक हुई है आपकी? 103.14। तो बच्चों 103.14 का लेंगे कितने परसेंट? 12%। हाँ, 35 मिल चुका था। 1034। 8.1 और क्लियर है ये? अच्छा जी। तो बच्चों ये एक्सट्रैक्ट्स उसके कंप्लीट हो गए, कौन से वाले वाला? प्रॉफिट एंड लॉस वाले। अब हमने लिखने हैं बैलेंस शीट वाले।
अच्छा जी। इसमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट आ जाएंगे। राइट ऑफ यूज एसेट। अब वो तो राइट ऑफ यूज एसेट कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे जी? 108.108.99 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 79.33। ठीक हो गया जी? उसके बाद क्या आ जाएगा? राइट ऑफ यूज एसेट में और कुछ तो नहीं आना। नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा लीज लायबिलिटी। आपको फाइनेंस से टेबल बनाना पड़ेगा, वहां से लीज लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फिर करंट लायबिलिटी में जाके। अच्छा, इसमें एक और भी तो आएगी लायबिलिटी, कौन सी वाला? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। शुरू में कितनी थी प्रोविजन डीकमीशनिंग? 2.85 लेस कितना? 0.34। हाँ जी, 3.19। ठीक हो गया? अच्छा जी। और बस इसके बाद करंट लायबिलिटी है। करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, और उसके बाद इंटरेस्ट पेबल भी आएगा। है? कितना आएगा बोला? 8.18। ठीक हो गया जी? ये भी हमने निकाला वर्किंग नंबर 1 से, और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी को हमने वर्किंग नंबर 1 से निकाला होगा। ठीक हो गया जी? अब अब वर्किंग नंबर 1 का लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना ना? वर्किंग नंबर 1, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल। अच्छा जी। डेट पेमेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। बैलेंस। हाँ जी, पहले बैलेंस कितना था पहले साल? 103.14।
एकम जनवरी को, एकम जनवरी को पेमेंट हुई थी कितनी? एकम जनवरी 20 को 40, 35 डिफरेंस। एकम जनवरी 21 को पेमेंट होनी है कितनी? 38.5। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 29.82, 38.32। ठीक हो गया। अभी एकम जनवरी 2022 को पेमेंट कितनी होनी बोला? 42 पॉइंट। अभी चेक कर लो। ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? ये क्या है? 37.82। अच्छा जी, इंटरेस्ट। फिर सबको नहीं समझ रहा है। अब बताएं जी, नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है? हाँ जी, 37.82। वो यहाँ पे लिखेंगे। और करंट लाइबिलिटी 30.32। किराया तो नहीं गया? पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब पार्ट बी। पार्ट बी है जी। कंपनी का नाम क्या है जी? हाँ जी, लिखा जी। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? रिकंसिलिएशन।
हाँ जी, सबसे पहले क्या आएगा जी? लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स कितनी मिलनी है इसको? अच्छा, एक मिल चुकी होगी इसको, वो नहीं आनी। 38.5 तो 42.35। हाँ जी। 80.85। अच्छा जी, प्लस। हाँ, रेजिडुअल वैल्यू लेंगे इसमें? नहीं, हम अनगारंटेड तो मार्केट वाली है ना, गारंटी लेंगे। अच्छा जी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जमा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। गारंटीड और गारंटी दोनों इकट्ठा कर लें। ये भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, ऐसे भी करने को मसला नहीं। कितना आ जाएगा? लेस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो मैं तो मसला रही। हम्म, इसमें उसने 2 मिलियन दिया भी तो था, इनिशियल ड्रग कॉस्ट लेसर के लिए। लेसर ने, देखो लेसी ने 5 में खर्चा किया था, तो लेसर ने 2 मिलियन दिया था। तो लेसर ने बेसिकली इसको तो दे दिए पैसे, उसके लिए तो इंसेंटिव है, लेकिन उसके लिए इनिशियल ड्रग कॉस्ट है। मेरी बात सुने, लेकिन वो नहीं आनी, क्योंकि वो पैसे दिए हैं, ये पैसे लेने हैं। पिछली रिकंसिलेशन जो हमने देखी थी उसमें इनिशियल ड्रग कॉस्ट थी बोला। हम्म, चलो बरं, देखते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फिर उसके बाद आगे क्या आएगा बोला? मेच्योरिटी एनालिसिस। हाँ हाँ हाँ। नेट इन्वेस्टमेंट आ गई, फिर उसके बाद क्या आना जी? यस, करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। बहुत सिंपल।
ठीक है जी, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड विद इन 1 ईयर। जी लेस देन 1 ईयर कितने जी? 30, 1 to 2 years। कौन सा बता दी? 100.85। अच्छा जी, अब नॉर्मली होता ही है कि हमारी ये वाली जो वैल्यू है ना, 100.85, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से मैच कर रही है। लेकिन यहाँ पे 110.85 आ रहा है। वो 10 क्यों यहाँ पे आ रहा है? क्योंकि हमने अनग्रांटेड वाला पोर्शन भी इसके अंदर ले लिया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। समटाइम बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार सर हाँ ये तो हमारा सा गलत आ गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि ऊपर पहले 20 लिख लो, फिर 10 बाद में ऐड कर देंगे। बराबर, ये आपने बात याद रखनी है। और जिसके बाद क्या आता है जी? नैरेटिव डिस्क्रिप्शन। The company entered into a lease agreement during the year as lesser। अच्छा, सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखना होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है बोला? तीसरा पॉइंट। हम्म। टू 35 ले देंगे। लीज पेमेंट ऑफ 35 मिलियन। देयर इज गारंटेड एसेट वैल्यू। के बाद देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लीज। ठीक है जी, ये लिखा होता ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 करनी पड़नी है।
8 इंस्टॉलमेंट। पॉइंट ये है कि इसका टेबल शुरू कहाँ से होगा? नेट इन्वेस्टमेंट से। तो नेट इन्वेस्टमेंट, पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपके पास अवेलेबल है? ठीक है, आपको बच्चों प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो है आपके पास, आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी, ऐसी है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या आएगी? नेट इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब लीज पेमेंट में 35 तो वैसे के वैसे ही आएगा ना। और जो 38 क्या है, 5 है। 38.5 को 1 साल पीछे लाना पड़ेगा, ऐसी है। और अगली कौन सी है, 42, उसको 2 साल पीछे लाना पड़ेगा। और 20 मिलियन को भी। नहीं। हाँ। नहीं, अब ये 2 साल पीछे आएगा कि 3 साल पीछे आएगा? ये तीन। हाँ, ये 3 साल पीछे आएगा। ठीक हो गया। और जो 10 मिलियन है वो भी 3 साल पीछे आएगा। इकट्ठे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी। क्या आता है? टोटल कर ले। 125.9 है। यहाँ से टेबल शुरू होगा। ये कम जनवरी 2020, फिर ये कम जनवरी 2020। पहली पेमेंट मिल गई 35 मिलियन, इंटरेस्ट कोई नहीं। 35 मिलियन माइनस करो। फिर ये कम जनवरी 2021। अगली पेमेंट कितनी है? 38.5 इंटरेस्ट। प्रिंसिपल। बैलेंस। फिर ये कम जनवरी 22।
अच्छा जी, ये कम से कम 22 में कितनी पेमेंट करनी है जी? हैं? इसमें इंटरेस्ट कितना है? प्रिंसिपल, बैलेंस? ठीक हो गया जी। फिर 31 दिसंबर 22 वाले दिन। हाँ जी, 31 नवंबर 22 वाले दिन उसको पैसे और भी मिलने हैं। ऐसी है? कितने पैसे मिलने हैं? 30 मिलने हैं, गारंटी और गारंटी दोनों मिला के। उसमें सूद कितना है? इन तमाम को टोटल करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, याद है ना? तो 35 38 5 42 3 5 और 30। टोटल करें जरा। 140, और ये अनएंड फाइनेंस इनकम? प्रिंसिपल? ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये वाली वैल्यूज जो है ना वो आपकी रिकंसिलेशन से मैच नहीं होनी, क्यों बोला? उसमें 35 वाली किसने लिखी आपने? यहाँ पे जो आपने रिकंसिलेशन बनाई है उसमें हमने सिर्फ दो किस्तें ली हैं, क्योंकि वो साल के एंड पे थी, एक तो आप ले चुके थे। तो अब ये वाली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से मैच नहीं होनी। अगर मैच करने चाहते हो तो इसमें से 35 निकाल दो, तो मैच हो जाएगी। 110.85 आ जाएगा। और समझ लगी बात है? अच्छा, अब अगला पॉइंट, अन एंड फाइनेंस इनकम भी जो आपने लिखनी है ना, वो 35 वाली अगर यहाँ पे फाइनेंस इनकम होती तो उसको उसके अलावा लिखनी थी आपने। आपने बाकी फ्यूचर की किस्तों में देनी है अन एंड फाइनेंस इनकम कितनी है, तो इन तीनों को जमा कर लें। तो फिलहाल यहाँ पे चूंकि पहली किस्त में अन एंड फाइनेंस इनकम है ही कोई नहीं, इंटरेस्ट है ही कोई नहीं, तो लिहाजा आना भी कोई नहीं। लेकिन अगर यही पे पहली किस्त साल के एंड में होती तो इसमें भी सूद होता, वो सूद ना लेते। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि हम साल के एंड पे जब नोट बना रहे हैं ना, तो एक किस्त तो ले चुके हैं, तो उसका सूद भी ले चुके होते। इसमें सूद है नहीं, खैर अगर एंड पे होती तो उसका सूद ले चुके होते, वो ना आता। फ्यूचर की किस्तों का सूद आएगा, तो फ्यूचर की किस्तों का सूद कितना है? 19.86, वो यहाँ पे लिखेंगे। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, रेजिडुअल वैल्यू में भी तो सूद है ना, उसको भी तो डिस्काउंट किया था। 30 मैंने लिखा ना आपने, तो इसमें भी तो सूद है ना, ये डिस्काउंट नहीं हुआ। भाई, लेसर के लिए सिर्फ वो पैसे नहीं आने जो उसने लेसी से लेने हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये अर्न हो चुका है, तो अनअर्न ये वाला लेंगे। 6.88 और 2.97। 9 पॉइंट। अच्छा जी।
नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या देगी? 101। करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। 28 पॉइंट। नॉन करंट पोर्शन। अब इसमें गड़बड़ आ जाएगी, ये मैच नहीं करेगा। क्यों बोला कि इसमें जो अर्न पोर्शन है वो भी निकालना पड़ेगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तुम्हारी ठीक आई है, 101। 101 आता है, लेकिन उसने जो करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, वो 38.5 लिखा है। हमारा क्या आ रहा है? 28.5। वो 10 क्यों ले रहा है एक्स्ट्रा? हाँ, ये मिला नहीं है, लेकिन मिलने वाला है। ये अगले साल के पहले दिन मिलना है। बात में लगी है? तो बेसिकली अगले साल के पहले दिन ये दोनों आपके एसेट है। तो ये करंट एसेट है आपका। तो करंट पोर्शन में सिर्फ 28 नहीं आएगा, क्या आएगा? 38.49 आएगा। 38.5 आ रहेगा। तो नॉन करंट पोर्शन 62.5। तो ये इससे मैच कर देगा। यार ये फिर 62.5 यहाँ पे भी आना चाहिए, ये 62.49 यहाँ पे क्यों आ रहा है? ये फाइव आना चाहिए ना। 90.99 में से 28.49 माइनस करो। 90.99 में से 28.49 माइनस करो ना। वहां तो वो जीरो आएगा, 62.5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैच कर गया। लेसन वन ईयर 38.5। अच्छा, यहाँ पे भी ठीक है। और 72.35, ये हमने 62 लिखा है ना, इसमें 10 और भी आ जाएगा। क्यों बोला? अनग्राउंडेड वाला पोर्शन। तो वो मैच कर देगा। और समझ लगी बात? नहीं समझ लगी? वही बात जो मैं ऊपर कर रहा था कि यहाँ पे 110 शेर 85 है, और यहाँ पे भी मैच होना चाहिए। या तो आप ये करो कि यहाँ पे अगर 10 नहीं ना लिखा, तो ऊपर भी 10 ना लो, वो नीचे करके दूसरे स्टेप में ले लो। तो अगर यहाँ पे आपने 10 लिखा है, तो फिर यहाँ पे भी आप ले लें, ताकि पेपर में आपको लगे कि हाँ यार मैच कर गया। लेसर को तो 30 मिलना है, 20 वहां से मिल जाएगी, 10 वहां से मिल जाएगी, लेसी के लिए दोनों आएंगे। और ठीक हो गया जी। ये सवाल स्प्रिंग 2021 का हमने किया।
सवाल कौन सा था जी? तो उसके बाद आपने अगला सवाल करना है जी। फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड, कौन सा करना है जी? फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड है बच्चों, स्प्रिंग 2020 में सवाल आया था। रिवीजन करते वक्त लेसी के आपने ये सारे सवाल करने हैं, लेसी आपका रिवीजन रिवाइज हो जाएगा। कोल मैंने करवा दिया, डेटोल मैंने करवा दिया, मिरेकल टेक्सटाइल शुरू शुरू में किया था अगर आपको याद हो, लीज पार्ट 1 में शुरू शुरू में। तसीम लिमिटेड, हेल्थमैन क्लब, फ्रेंच वनीला और गोल्ड, ये दो आपने सवाल करने हैं एक्स्ट्रा, बस आपका लेस ही रिवाइज हो जाएगा। कौन सा? फ्रेंच वनीला करना है और गोल्ड लिमिटेड करना है। फिर तो आए तुम हर एक चीज नहीं होगा यार, तुमने दसिया क्यों नहीं? ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹ फिर ठंडी क्या होगी? ਤੂੰ ਆਪੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ हाँ, तो ਤੇ ठंडी क्या ਨਾਚ ਤਾਂ होगी? ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋ चलो ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ अच्छा, लेसर के बच्चों ये सवाल करने हैं ਚਾਹ ਲਾ ਦੇ ਚਾਹ ਲਾ ਦੇ और मैन्युफैक्चर डीलर के ये सवाल है।